अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने 5.5 से स्टार्ट करना था पैरामीटर्स पासिंग थ्रू स्टैक। और इसमें बात हो रही है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो है ना पैरामीटर्स को पास करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक आपके पास है टू वेज टू पास द पैरामीटर्स, ये आपको थोड़ा माइंड में होना चाहिए। एक आप रजिस्टर को यूज करते हुए करते हैं पैरामीटर्स को पास, और दूसरा आप स्टैक को यूज करते हैं। ठीक है, ये आपके सामने दो तरीके हैं पैरामीटर्स को पास करने के लिए, रजिस्टर्स और दूसरा स्टैक। अब स्टार्ट पे आ जाएं आप। यहाँ पे लिखा है कि एक जब आप सब रजिस्टर्स को यूज करते हैं तो एक सब रूटीन 7 पैरामीटर्स को रिसीव कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है साइड पे समरी सारी। आ सब रूटीन कैन रिसीव 7 पैरामीटर्स व्हेन ऑल जनरल रजिस्टर्स आर यूज। यही बात यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो also with that subroutines limited in their use of registers, and this limited increase when the subroutine has to make a nested call, thereby using certain registers as its parameter। ठीक है, ये बात कर इसके बाद आगे करने का मकसद ये है कि जो पैरामीटर्स पासिंग बाय रजिस्टर्स है ये एक्सपेंडेबल नहीं है। ठीक है, ये बात लिखी यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा है पासिंग बाय रजिस्टर्स इज नॉट एक्सपेंडेबल। ठीक है, लेकिन ये फास्टेस्ट वे है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि रजिस्टर्स के थ्रू जब आप पैरामीटर्स को पास करते हैं, आप इसको मजीद एक्सपेंड नहीं कर सकते, लेकिन ये आपके पास फास्टेस्ट मैकेनिज्म है। अब दूसरे तरीके पे आ जाएं। आप स्टैक की बात कर रहा है कि आप स्टैक के थ्रू कैसे पैरामीटर्स आप पास करते हैं। ठीक है, आपने वी ऑब्जर्व दैट whenever data is placed there it stays there and across function calls as well। ठीक हो गया। अब हम इस पे बात करते हैं पैरामीटर्स यूजिंग स्टैक पे। अब जब अब जब आपने आर्गुमेंट को एक्सेस करना है, ठीक है, तो जब आपके पास जो ठीक है, आप कैसे एक्सेस करेंगे कि उसको आप स्टैक से पॉप करेंगे, मींस रिमूव करेंगे, एक्सेस वहां से आप करेंगे। लेकिन जब आप स्टैक से जब आप पॉप करते हैं तो सबसे पहले आपको रिटर्न एड्रेस पॉप होता है। ठीक है, रिटर्न एड्रेस आपको मिलता है, आर्गुमेंट नहीं मिलता। आपका मकसद आर्गुमेंट को पॉप करना है। ठीक है, इसकी रीजन क्या है कि जब आपने आर्गुमेंट को पुश किया था तो उसके बाद सब रूटीन कॉल हुई थी। ठीक है, यही पैराग्राफ में यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, कि आपने जब आपने आर्गुमेंट को पुश किया था उसके बाद आपके पास सब रूटीन कॉल हुई, तो इसी तरह जब अब आपने पॉप करना है तो अब आपके पास सबसे पहले रिटर्न एड्रेस पॉप होगा। ठीक है, आपके माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में चीज इंटर हुई है वो सबसे पहले रिमूव होगी। जब रिटर्न एड्रेस सबसे लास्ट में आया है तो वो सबसे पहले रिमूव होगा। इसने यहाँ पे एग्जांपल दी है हैवी थिंग्स व्हेन फॉल ऑन द लेग। ठीक है, आपके टांग पे कोई भारी चीज गिर जाती है तो आप भारी चीज को सबसे पहले रिमूव करते हैं। ठीक है, आप उसको लेग के साथ कुछ नहीं करते, आप जो उसके ऊपर जो चीज आ गई है आप वो रिमूव करेंगे। इसी तरह जब आपके पास रिटर्न एड्रेस आ गया है, ठीक है, तो अब आप रिटर्न एड्रेस को सबसे पहले आप उसको आप पॉप करेंगे, उसको आप रिमूव करेंगे। ठीक है, यही बात इस पूरे पैराग्राफ में, यही कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया है। अब आप आ गए कि जब आप इसको जब आप पुश और पॉप को यूज करते हुए हैंडल करते हैं तो सबसे पहले आपके पास रिटर्न एड्रेस पॉप होता है, उसके बाद ऑपरेंड्स पॉप होते हैं, और फिर आपके पास क्या होता है, रिटर्न एड्रेस आप दोबारा उस पर पुश करते हैं। ठीक है, सो दैट आर ई टी विल फंक्शन नॉर्मली, और आर ई टी का मतलब रिटर्न है। ठीक है, यही बात मैं यहाँ पे भी समराइज में समरी में लिख चुका हूँ। अब डिफॉल्ट सेगमेंट जो है एसोसिएशन ऑफ बीपी रजिस्टर इज द स्टैक सेगमेंट। ठीक है, बीपी रजिस्टर के साथ जो डिफॉल्ट एसोसिएशन है वो स्टैक सेगमेंट की है। फिर आगे ये बात कर रहा है कि स्टैक पॉइंटर आपके पास डायनामिक पॉइंटर है, ये किसी भी वक्त चेंज हो सकता है, इसकी वैल्यू ये किसी भी वक्त चेंज हो सकता है, ये डायनामिक पॉइंटर है। इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, इसका अल्टरनेटिव आपके पास बेस पॉइंटर है। ठीक है, आप ठीक है, द बेस पॉइंटर इज प्रोवाइडेड एज एन रिप्लेसमेंट ऑफ द स्टैक पॉइंटर, so we can peek inside the stack without modifying the structure of the stack। ठीक है, हम स्टैक के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई नहीं करते, उस तरह हम उसको चीज़ें एक्सेस कर लेते हैं। सो आपको माइंड में होना चाहिए कि बेस पॉइंटर इज द ऑल्टरनेटिव ऑफ द स्टैक पॉइंटर। आगे चलते हैं, और अब ये देखें,
ये बात कर रहा है कि जब बबल सॉर्ट रूटीन कॉल होती है, जब आप बबल सॉर्ट सब रूटीन को कॉल करते हैं तो स्टैक पॉइंटर रिटर्न एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। और स्टैक पॉइंटर आपके पास रेफरेंस इज अ रेफरेंस पॉइंट टू दीज पैरामीटर्स, वो आपके पास एज अ रेफरेंस पॉइंट एक्ट करता है, ठीक है। अब जो चीज़ें इसको आप देख लें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने वो हाईलाइट की हुई हैं, यहाँ पे आ जाए। अब द बेस पॉइंटर विल एक्ट एज द डेटम पॉइंट टू एक्सेस आवर पैरामीटर्स, ये एज अ डेटम पॉइंट एक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, आपने बीपी की ओरिजिनल वैल्यू को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो इसलिए आपको नेस्टेड कॉल्स में प्रॉब्लम्स आएंगी जब आप इनर और आउटर सब रूटीन्स पैरामीटर्स को अपने अपने पैरामीटर्स को एक्सेस करेंगी, ठीक है। बीपी की जो आपके पास बेस पॉइंटर की ओरिजिनल वैल्यू को आपने डिस्ट्रॉय किया है, तो फिर आपको इस डिस्ट्रक्शन की वजह से नेस्टेड कॉल्स में प्रॉब्लम आएंगी जब आउटर और इनर सब रूटीन्स अपने पैरामीटर्स को एक्सेस करेंगी। अब ये बात है कि ठीक है, स्टैंडर्ड वे ऑफ एक्सेसिंग पैरामीटर्स ऑन द स्टैक, ठीक है। कि अब मैं जो बात कर चुका हूँ कि आप स्टैक के थ्रू पैरामीटर्स को एक्सेस करते हैं, तो आपके पास फर्स्ट टू इंस्ट्रक्शंस कौन सी हैं, ये देख लें, पुश बीपी, मूव बीपी एसपी, ठीक है। आप ये स्टैक के थ्रू जो है ना पैरामीटर्स को एक्सेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, आपके पास डेटम पॉइंट बाय अ वर्ड बाय 16 बिट आपके पास शिफ्ट हो गया है, ठीक है। सो आपके पास जो बेस पॉइंटर की ओल्ड वैल्यू है वो कहाँ पे होगी, ये देखें, ठीक है। वो आपके पास बीपी में रिजाइड करेगी और रिटर्न एड्रेस आपके पास BP+2 पे होगा, ठीक है। और सेकंड पैरामीटर जो आपके पास BP+4 पे होगा, और फर्स्ट वन पैरामीटर जो फर्स्ट पैरामीटर है वो आपके पास BP+6 पे होगा। यही बात मैं यहाँ पे इन दो पैरामीटर्स की लिख चुका हूँ, ठीक है। ओल्ड वैल्यू आपको BP की ओल्ड वैल्यू इधर मिलेगी BP पे, रिटर्न एड्रेस BP+2 पे, और इसी तरह फर्दर आना आपको यहाँ पे ये वैल्यूज मिलेंगी। आगे चलते हैं और अब ये ऑब्जेक्टिव वाइज आप देख लें कि इमीडिएट जो आपके पास आप उनको डायरेक्टली पुश नहीं कर सकते 88 आर्किटेक्चर में, ठीक है। इमीडिएट कैन नॉट बी डायरेक्टली पुश, ठीक है। इसके लिए सबसे क्या होगा कि आप एक रजिस्टर में सबसे पहले लोड करेंगे उनको, और फिर आप एक रजिस्टर को आप स्टैक पे पुश करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली आप उसको 88 पे जो है पुश नहीं कर सकते। आगे अब आपके पास है स्टैक क्लियरिंग बाय कॉलर और काली, ठीक है। ये आपके पास आपने अब स्टैक को क्लियर करना है, ठीक है। मींस स्टैक आपने एक एम्प्टी करना है। इसके दो तरीके हैं, कॉलर है और काली है, ठीक है। यही बात मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ कि जो अब यूज कौन सा होता है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि यूजिंग कॉली आपके पास मोस्टली यूज होता है, ठीक है। और अब कॉलर और काली में थोड़ा डिफरेंस क्या है कि कॉलर इज अ फंक्शन दैट कॉल्स द अनदर फंक्शन। आपको कॉलर और काली में डिफरेंस पता होना चाहिए। कॉलर वो फंक्शन है जो दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, और काली इज अ फंक्शन दैट वाज कॉल्ड, ठीक है। अब आपको कॉलर और काली में फर्क पता चल जाना चाहिए। और अब ये कह रहा है कि दो कॉलर या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है स्टैक को क्लियर करने की, या आपके पास कॉली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है स्टैक को क्लियर करने की, ठीक है। अगर कॉली लेगा तो कॉली क्या करेगा, वो RET को यूज करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को यूज करेगा। इस इंस्ट्रक्शन को यूज किए बगैर वो स्टैक को क्लियर नहीं कर सकता, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी है। अब इसने थोड़ा बताया कि स्टैक क्लियरिंग बाय द कॉलर, जब आप हमने कहा था कि आप इसको मोस्टली यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसका क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि आपको जब आप कॉलर के थ्रू स्टैक क्लियर करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो फिर आपके पास प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाती हैं, कोडिंग आपके पास इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको एक पता होना चाहिए, ड्रॉबैक आप इसको कह सकते हैं कॉलर से स्टैक क्लियर करने का, कि आपके पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा हो जाती हैं। इसलिए आपके पास जो प्रीवेलेंट कन्वेंशन है वो कौन सी है, वो आपके पास स्टैक क्लियरिंग बाय द काली, ये आपके पास प्रीवेलेंट कन्वेंशन है, ठीक है। अब मैं जो बात कर रहा था कि अगर आपके पास ये इंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं होती
तो फिर कॉली उसको स्टैक क्लियर नहीं कर सकता। इसीलिए आपके पास ये आपको इंस्ट्रक्शन ज़रूरी है जब आप कॉली के थ्रू स्टैक क्लियर करते हैं। ठीक हो गया। अब जब आपके पास जब आपने ये इंस्ट्रक्शन जब आपके पास इंट्रोड्यूस हुई है, तो फिर हायर लैंग्वेजेस इसी ने कॉली को यूज़ किया स्टैक क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आप RETN की इंपॉर्टेंस आपको अब थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी है मैंने, कॉली क्लियर्स द स्टैक विद द हेल्प ऑफ RET इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और प्रीवेलेंट कन्वेंशन आपके पास कौन सी है जो कि रिकमेंडेड है, वो स्टैक क्लियर बाय कॉली। ठीक हो गया। दिस इज ऑल्सो exactly why RETN adds N to SP after performing the operations of RET। तो अब आपको पता हो जाना चाहिए कि RETN जो इंस्ट्रक्शन है उसका क्या रोल है, और वो आपके पास यूज होती है जब आपके पास कॉली के थ्रू आप स्टैक क्लियर करते हैं। आगे चलते हैं, और ऐसे ये बात कर रहा है कि RETN ने आर्गूमेंट्स को डिस्कार्ड कर दिया है, और रेदर देन पॉपिंग देम। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव वाइज थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखें, हमने बात तो कर ली कि स्टैक क्लियर करना है हमने, आखिर क्यों करना है हमने। ठीक है, रीजन क्या है कि हम स्टैक क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, रिमूविंग द आर्गूमेंट इज इंपॉर्टेंट एज इफ द स्टैक इज नॉट क्लियर्ड। ठीक है, अगर स्टैक क्लियर नहीं होगा या पार्शियल क्लियर होगा तो क्या होगा, ये फुल हो जाएगा, SP आपके पास 0 पे आ जाएगा। ठीक है, ये स्टैक पॉइंटर, और आपके पास रैप अराउंड जो है ना, रैप अराउंड का मतलब क्या है कि आप दोबारा इनिशियल पोजीशन पे चले जाते हैं। जब आपके पास स्टैक फुल हो जाएगा तो रैप अराउंड अकर होगा, और रैप अराउंड अकर होने से आपके पास अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आप स्टैक ओवरफ्लो कहते हैं। आपको ये ऑब्जेक्टिव वाइज डेफिनेशन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी आ सकती है कि स्टैक ओवरफ्लो को आप डिफाइन करें। तो ये है आपके पास स्टैक ओवरफ्लो, कि जब स्टैक फुल हो गया, SP 0 पे चला गया, और रैप अराउंड आपके पास अकर हुआ, रैप अराउंड से आपके पास अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए, और इस सब फिनोमिना को, स्टैक फुल होने को आप स्टैक ओवरफ्लो कहते हैं। ठीक है, इसीलिए आपके पास स्टैक को क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। आगे बात आ जाती है अब लोकल वेरिएबल्स की। लोकल वेरिएबल्स क्या है कि लोकल वेरिएबल्स का मकसद क्या है कि जब सब रूटीन एग्जीक्यूट होती है, ये तब उसी टाइम आपको ज़रूरत पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, दे आर ओनली नीडेड वाइल द सब रूटीन इज इन एग्जीक्यूशन, और उसके बाद नहीं। ठीक है, अब ये परमानेंट ग्लोबल, अब आपको ग्लोबल वेरिएबल्स का थोड़ा शायद C++ में कंसेप्ट आया था कि वो परमानेंट होते हैं, ये आपके पास परमानेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, नॉट परमानेंट, ओनली इनसाइड द सब रूटीन। ठीक है, और जब आपके पास सब रूटीन कॉल होगी, उसी टाइम जरूरत पड़ते हैं, और उसके बाद डिस्कार्डेड हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास परमानेंट इसलिए नहीं होंगे, जब आपके पास इनका काम खत्म हो जाएगा तो फिर हम इनकी जो स्पेस है वो आपके पास, मतलब कि ये रिमूव हो जाएंगे, तो फिर आप इनकी जो स्पेस है आप दूसरे वेरिएबल्स को दूसरी सब रूटीन के लिए आप यूज कर सकते हैं। दे ओनली हैव मीनिंग इनसाइड द सब रूटीन एंड नो मीनिंग आउटसाइड इट। ठीक हो गया, तो मैंने ये आपको कंसेप्ट दे दिया कि जब सब रूटीन एग्जीक्यूट होगी तो तब ही सिर्फ लोकल वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आप इनको स्टोर कहाँ पे करते हैं, इनको आपने स्टैक पे जो है ना, स्टैक पे कन्वीनियंट प्लेस आपके पास स्टैक है, वहाँ पे इनको स्टोर करेंगे। ठीक है, तो स्टोर करने के लिए आपको गैप प्रोड्यूस करना है। ठीक है, इन वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, द स्वैप फ्लैग वी हैव डिक्लेयर्ड एज अ वर्ड ऑक्युपाइंग स्पेस permanently is only needed by the bubble sort routine and should be a local variable। ठीक है, अब आपको ये लोकल वेरिएबल की एक एग्जांपल भी पता चल गई है, ये स्वैप फ्लैग है। ठीक है, इसकी आपके पास एग्जांपल है, लोकल वेरिएबल की एग्जांपल है स्वैप फ्लैग। ठीक हो गया। अब आपके पास स्टैक पॉइंटर, अब आपके पास क्या होता है, मतलब अब आपने गैप क्रिएट करना है, उनके लिए आपने प्लेस क्रिएट करनी है लोकल वेरिएबल्स की। तो आप कैसे कैसे आप करेंगे, स्पेस कैसे क्रिएट करेंगे, जो है स्टैक पॉइंटर आपके पास डिक्रीमेंट होता है बाय एन एक्स्ट्रा 2 बाइट्स। ठीक है, प्रोड्यूसिंग अ गैप इन विच अ वर्ड कैन रिजाइड। ठीक है, स्टैक पॉइंट डिक्रीमेंट हुआ 2 बाइट्स, और
ये आप गैप आपके पास उसमें वर्ड की जगह बन गई, ठीक है। और दिस गैप विल बी यूज्ड फॉर आवर टेम्पोररी लोकल और ऑटोमेटिक वेरिएबल, ठीक हो गया। ये जो गैप होगा इस यहाँ पे आपके पास लोकल वेरिएबल आ जाएगा। अब ये बात कर रहा है कि अब आपको जितनी डिजायर्ड स्पेस चाहिए आप उतना डिक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपने पहले स्टैक को 2 बाइट्स डिक्रीमेंट किया, कम किया, लेकिन जितनी आपको चाहिए आप उतना डिक्रीमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो आपने इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखनी है कि डिक्रीमेंट मस्ट बी एन इवन नंबर। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि जब आपने गैप क्रिएट करना है तो जो स्टैक पॉइंटर है वो आपने उसको बाय एन इवन नंबर डिक्रीमेंट करना है, लाइक 2 4 6 8 10, ठीक है, 12, ठीक है, एज द यूनिट ऑफ स्टैक ऑपरेशन इज वर्ड, ठीक है। आपके पास जो कन्वीनियंट पोजीशन क्या है गैप को क्रिएट करने की, ठीक है, सूटेबल पोजीशन क्या है, वो आपके पास है कि इमीडिएटली आफ्टर सेविंग द वैल्यू ऑफ एस पी इन बी पी, ठीक है। जब आप बीपी में एसपी वैल्यू को स्टोर करते हैं तो उसके बाद आपके पास एक सूटेबल पोजीशन है गैप क्रिएट करने की, तो दैट द सेम बेस पॉइंटर कैन बी यूज्ड टू एक्सेस द लोकल वेरिएबल एज वेल, ठीक है। कि ये आपके पास जो बीपी या बेस पॉइंटर है ये आपके पास उसी सेम लोकल वेरिएबल्स को जो है एक्सेस करने के लिए यूज होता है। अब आपके पास एक तो आपने इस तरह से एक गैप क्रिएट कर दिया, अब आप एक डमी पुश के थ्रू भी आप जो है गैप क्रिएट कर सकते हैं। और ये आपके पास गैप क्या है, बट ये आपके पास गैप यूज होगा लोकल वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। ये आपको दूसरा तरीका बता रहा है, ठीक है। आप ये ऊपर बात करते हो कि किसी भी साइज का आप गैप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, सिंगल इंस्ट्रक्शन में विद सब्ट्रैक्शन, ठीक है। आप सब्ट्रैक्शन के थ्रू आप किसी भी साइज का गैप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास पैरामीटर्स को आप कैसे एक्सेस करेंगे, बीपी प्लस 4 से और बीपी प्लस 6 से, ये मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, ठीक है। और स्वैप फ्लैग आपके पास एक्सेस होगा बीपी माइनस 2 से, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, ठीक है। जब आपके पास देयरफॉर बीपी इज अबव द पैरामीटर बट बिलो द लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। ये भी इसकी पोजीशन आपको पता होना चाहिए कि जो बेस पॉइंटर है वो पैरामीटर्स के अबव होगा लेकिन लोकल वेरिएबल्स के नीचे होगा। अब आप पैरामीटर्स को एक्सेस कैसे करेंगे यूजिंग, अब आप ये थोड़ा डिफरेंस है कि पैरामीटर्स आपके पास पॉजिटिव ऑफसेट को यूज करते हुए एक्सेस होंगे और जो लोकल वेरिएबल्स हैं वो आपके पास नेगेटिव ऑफसेट को एक्सेस करते हुए नेगेटिव ऑफसेट को यूज करते हुए एक्सेस होंगे, ठीक है। पैरामीटर्स एक्सेस थ्रू पॉजिटिव ऑफसेट, लोकल वेरिएबल्स एक्सेस्ड थ्रू नेगेटिव ऑफसेट, ठीक है। ये आपको इनमें पता होना, डिफरेंस पता चल जाना चाहिए कि पैरामीटर्स को आप पॉजिटिव ऑफसेट को यूज करते हुए एक्सेस करते हैं और जो वेरिएबल्स जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनको आप नेगेटिव ऑफसेट यूज करते हुए जो है एक्सेस करते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में आपको आ जाना चाहिए, आपको थोड़ा इसका आइडिया होना चाहिए, आई थिंक। अच्छा, अब a word gap has been created for swap flag. This is equivalent to an dummy push. Uh, the whole is removed by restoring the whole is removed by restoring the value of SP. आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आती है। और we needed memory to store the swap flag. हमको swap flag स्टोर करने के लिए भी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आपके पास ये चैप्टर एंड हो रहा है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 पे बात करेंगे। अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं ताकि मैं उसको आंसर कर सकूं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।